नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। जब सुरक्षा घेरे को भेद अचानक, राहुल गांधी से लिपट गया युवक, कार्यकर्ताओं ने छुड़ाया। सबों को खाकर जिंदा थे लोग, पहाड़ से टकरा गया था प्लेन। रोंगटे खड़े कर देंगे खतरनाक विमान हादसे की कहानी। घाटी में जारी है सेना का सफाई अभियान। बडगम में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। एल नीनो मचा सकता है भीषण तबाही। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है दुनिया का तापमान, जारी हुआ अलर्ट। रिपब्लिक डे से पहले दिल्ली में आतंकी साजिश का खुलासा। पाक से उत्तराखंड आ गए हैं हथियार, 4 संदिग्ध की तलाश जारी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने की दूसरी शादी, पहली बीवी को दिया तलाक, पाकिस्तान में बदला ठिकाना। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यात्रा के दौरान अचानक एक युवक दौड़ता हुआ आया और उसने राहुल गांधी के गले से लिपटने की कोशिश की। इस बीच पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी इस युवक को नहीं रोक सके। अज्ञात व्यक्ति द्वारा सुरक्षा घेरा तोड़ने के बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। हालांकि बाद में पाया गया ये युवक कांग्रेस कार्यकर्ता ही था। इस बीच राहुल गांधी की पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा 6ठे दिन में प्रवेश कर गई है। कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार सुबह करीब 7 बजे होशियारपुर जिले के उड़मुर डंडा के पास झिंगार खुर्द से यात्रा फिर से शुरू की है। सुबह के चरण में लगभग 14 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा को उड़मुख मुकेरियांग मार्ग पर घोसपुर गांव में विराम के लिए निर्धारित किया गया है। पड़ाव के दौरान और यात्रा के शाम के चरण को शुरू करने से पहले राहुल एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किए। राहुल और अन्य यात्री मुकेरिया पठानकोट रोड पर मुकेरियांग से लगभग 7.5 किलोमीटर दूर बीबी सतवंत कौर पब्लिक स्कूल साहिब के सामने रात बिताएंगे और सोमवार को यात्रा जालंधर जिले के आदमपुर के पास काला बकरा से शुरू हुई और उड़मुड़ टंडा के पास खुड्डा में रात के लिए रुकी थी। सोमवार को यात्रा के दौरान 4 अलग अलग जत्थे राहुल से मिले। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राजीव त्यागी राहुल के साथ चले। दोनों ने मिग 21 अन्य लड़ाकू विमानों और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। राजस्थान के करौली जिले के सपोट्रा में नाली निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन की टक्कर से एक पुराना शिव मंदिर भरभरा कर गिर गया। इससे 2 महिलाओं समेत 3 लोग उसके नीचे दब गए। मंदिर के गिरने से बड़ी संख्या पर मौके पर ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मलबा साफ कर उसमें दबे लोगों को निकालकर सपोट्रा हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां से 2 महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना के बाद कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी नारायण टोकस सिविल डिफेंस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबा साफ करवाया और बाद में हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों की
कुशल की जांच की और जानकारी ली। जानकारी के अनुसार सपोट्रा कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है। नाली निर्माण के लिए मंगलवार सुबह कस्बे के नरोली मोड़ पर नाली के लिए जेसीबी से खुदाई का कार्य चल रहा था। यहां सोमवार को विरोध के चलते नाली खुदाई का काम रोक दिया गया था। मंगलवार सुबह जल्दी जेसीबी मशीन से मंदिर के नींव से सटाकर नली की खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह का कहना है कि नाली निर्माण के दौरान ये खुदाई का हादसा हुआ है। मलबे में दबे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही की शिकायत मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। नेपाल प्लेन हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। जब से ज्यादा हैरान न करने वाले सबसे ज्यादा हैरान न कर देने की प्लेन हादसे का वायरल वीडियो, जिसने बताया कि अंदर का हाल कैसा था और लोग उस समय क्या कर रहे थे। इतिहास में ऐसे कई प्लेन हादसे हैं जिनकी कहानी हैरान करने वाली है। इन्हीं में से एक हादसा हुआ था साल 1972 में, जब एक विमान एंडुज पर्वतमाला से टकरा गया था, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में जो लोग बचे थे उन्होंने बताया कि वो लाश खाकर जिंदा रहे थे। पिछले साल यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 के क्रैश के 50 साल पूरे हो गए। इस मौके पर लोगों ने प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज भी जब लोग उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान की बात करते हैं या उसके बारे में पहली बार जानते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। यह हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था, जब उरुग्वे से चिली या विमान यात्रा कर रहा था। अचानक विमान पहाड़ से टकराया और प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में कुछ लोग मौके पर ही मर गए थे और कुछ चोट की वजह से या ठंड के मर गए। कुल 29 लोगों की मौत हुई थी। उससे ज्यादा हैरान की बात तो ये थी कि 16 लोगों की जान बच गई थी, पर उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ी थी। वो 72 दिन बर्फीले पहाड़ में फंसे थे, उनके पास खाना भी नहीं था। ऐसे में उन्हें डेड बॉडी को खाकर जिंदा रहना पड़ा था। 23 सितंबर को उन्हें वहां से निकाला गया था। विमान पर एक मेडिकल स्टूडेंट भी था, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। उसने कांच के टुकड़े से अपनी दोस्तों की लाश को मांस से निकालकर खाना शुरू किया था। वो काफी दर्दनाक था। आतंकियों द्वारा घाटी में लगातार टारगेट किलिंग के बाद सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। बढ़ते टारगेट किलिंग को देखते हुए सेना ने जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान चला रखा है। खबर है कि कश्मीर के बड़गांव में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान पुलवामा के अरवज मीर और शाहिद शेख के रूप में हुई है। दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे। दोनों आतंकवादी हाल ही में हुए मुठभेड़ से बच गए थे। मुठभेड़ तब हुई जब सेना और पुलिस एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना और पुलिस की संयुक्त जवाबी कार्यवाही में दोनों मारे गए। इनसे और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुठभेड़ बडगम के अदालत परिसर के पास ही हुआ। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर के बाद पुलिस के आला अधिकारी और अन्य सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ साथ सेना के भी अफसर घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल इलाके की घेराबंदी की गई है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर के एडीजीपी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोनों मारे गए आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। दोनों की पहचान पुलवामा के अरवाज मीर और शाहिद शेख के रूप में हुई है। बडगाम जिले में एक संदिग्ध वाहन रोकने की कोशिश कर रहे सेना और पुलिस के संयुक्त क्षेत्र
नियंत्रण पार्टी पर गोलीबारी के बाद जवाबी गोलीबारी में ही दोनों मारे गए हैं। पुलिस और सेना ने आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव दुनिया भर में देखने को मिल रही है। इसके कारण विश्व भर का तापमान बढ़ा है। दुनिया के तापमान को लेकर वैज्ञानिकों ने फिर अलर्ट जारी कर दिया है। अब अनुमानित अल नीनो के प्रभाव को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस साल के अंत में अल नीनो जलवायु घटना की वापसी के कारण वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा और भीषण हीट वेव पैदा करेगा। शुरुआती पूर्वानुमान बताते हैं कि अल नीनो 2023 के बाद फिर वापस आएगा और ये दुनिया भर में तापमान बढ़ा देगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अल नीनो के कारण बहुत संभावना बन जाएगा कि दुनिया में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वार्मिंग को पार कर जाए। अल नीनो का प्रभाव 2016 में भी देखने को मिला था। अल नीनो के कारण ही 2016 इतिहास में दर्ज सबसे गर्म वर्ष था। उस साल अल नीनो के कारण भीषण गर्मी पड़ी थी, जिसके बाद एक बार फिर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों ने औसत वैश्विक तापमान को आज तक लगभग 1.2 डिग्री तक बढ़ा दिया है। इससे पहले ही दुनिया भर में भयावह प्रभाव डाला है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के कारण अमेरिकी और यूरोप में भीषण गर्मी से लेकर पाकिस्तान और नाइजीरिया में विनाशकारी बाढ़ तक लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है। यूके मेट ऑफिस के प्रो एडम स्टफर्स ने कहा, यह बहुत संभावना है कि अगला बड़ा अल नीनो तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ले जा सकता है। हालांकि अल नीनो का पैमाना अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में अल नीनो के कारण भीषण गर्मी पड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अल नीनो को लेकर जून तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली को दहलाने की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आतंकियों के गठजोड़ का बड़ा सुराग हाथ लगा है। गुरुवार को जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जहांगीरपुर के भसवा डेरी से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, वहीं अब 4 और संदिग्ध आतंकवादियों के भारत में रहने का संदेह जताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम इन सबकी तलाश में जुट गई है। इस बाबत मंगलवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि 2 लोगों के अलावा 4 और अन्य संदिग्ध आतंकवादी भी रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध ने ड्रॉप डेड पद्धति के जरिए पाकिस्तान से हथियार प्राप्त किए थे। वो सोशल मीडिया ऐप के जरिए सीमा के दूसरी तरफ अपने आकाओं के संपर्क में थे। सिंगल ऐप पर पाक में हैंडलर के संपर्क में रहे वो आतंकवादी, उन्हें उत्तराखंड में एक अज्ञात स्थान पर हथियार मिले हैं, जिसकी पुष्टि की जा रही है। दिल्ली पुलिस को ये जानकारी जहांगीरपुरी इलाके के भलस्का डेरी से गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकियों से मिली है। दिल्ली पुलिस को ये जानकारी जहांगीरपुरी इलाके के आतंकियों से मिला है और बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी विभिन्न राज्यों में टारगेटेड हमलों को अंजाम देने वाले हैं। ये संदिग्ध आतंकी विभिन्न राज्यों में लोगों को टारगेटेड हमलों के अंजाम देने के फिराक में थे और सीमा पार के इनके आकाओं ने इन्हें ही काम सौंपा था। इसके बारे में अभी जानकारी पुलिस जुटा रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है और अपनी पहली बीवी महजवीन को तलाक दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक महजवीन अभी भी दाऊद इब्राहिम के हाथ ही
साथ ही रहती है। बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की दूसरी बीवी पाकिस्तानी है और पठान है। ऐसे खबरें भी आ रही है कि दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में अपना ठिकाना भी बदल लिया है। पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद का ठिकाना बदला है। सुरक्षा के लिहाज से कराची शहर में ही दाऊद इब्राहिम को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया गया है। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने खुलासा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की है। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दिए एक बयान में ही ये खुलासा किया है। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने ये बयान दिया था। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे ने इससे और भी ज्यादा जानकारी साझा की है जांच एजेंसियों के साथ। और गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने कई जगहों पर छापेमारी की थी और दाऊद इब्राहिम के आतंकी नेटवर्क के सिलसिले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी। सीएम अशोक गहलोत ने आरपीएस से पेपर लीक केस में नेताओं और अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। गहलोत ने मंगलवार को जयपुर में कहा है कि पेपर लीक में कोई भी नेता और अधिकारी शामिल नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने पेपर लीक सरगनाओं पर कार्रवाई को लेकर एक दिन पहले सचिन पायलट की ओर से दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बिना नाम लिए कहा है कि वो हमें बता दे कि हम कार्रवाई करेंगे। गौरतलब ने कहा है गहलोत ने कहा है कि हम लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन ये पेपर लीक सभी उपलब्धियों पर पानी फेर देता है। बीजेपी हमें बदनाम करने के लिए कई नेता और अधिकारियों के झूठे नाम ले रही है। हम नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, टॉलीवुड और पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में खूब पसंद किया जाता है। बच्चन परिवार की बहू होने के नाते उनकी प्रसिद्धि हमेशा कई गुना ज्यादा रहती है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और इन अपकमिंग फिल्म PS2 के प्रमोशन में लगी हुई है। पिछले साल PS1 को ऑडियंस से भरपूर प्यार मिला था। अब वो दूसरा पार्ट अप्रैल में रिलीज होगा। इस बीच ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम टैक्स ना भरने के मामले में जुड़ गया है। इस मामले में उन्हें नासिक से तहसीलदार ने नोटिस भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में नासिक से सिन्नर में अड़वाड़ी इलाके में एक पवन चक्की के लिए जमीन खरीदी थी। जमीन का 1 साल का टैक्स 21,960 रुपए बकाया है। इस बकाया को चुकाने के लिए सिन्नर के तहसीलदार ने ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस भेजा है। अड़वाड़ी के पहले एरिया में ऐश्वर्या राय की 1 हेक्टेयर जमीन है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस जमीन के 1 साल से बकाया टैक्स नहीं भरा है। उन्होंने इस पर कोई जवाब भी नहीं दिया तहसीलदार को, जिसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐश्वर्या राय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मार्च के आखिर तक कर चुकाने के लिए उन्हें नोटिस भेजा है। बता दें सिर्फ ऐश्वर्या के साथ साथ 1200 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। इन सभी लोगों की प्रॉपर्टी इस एरिया में है। अब देखना यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन रेवेन्यू विभाग से मिले नोटिस पर कितने दिनों में प्रतिक्रिया देती है या कवाकत बकाया को चुकाती है। अगर ऐश्वर्या ने मार्च पहले बकाया चुका दिया तो वो सुरक्षित रहेंगी, नहीं रेवेन्यू विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मार्च का महीना वैसे भी फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है, तो ऐसे में ऐश्वर्या राय को सावधानी के साथ अपना फैसला लेना होगा। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर भले ही लाख दावे किए जाते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।
एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यमुना नदी में बीते 2 साल में प्रदूषण का स्तर 2 गुना बढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने उपराज्यपाल को यह रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल यमुना की सफाई को लेकर एनजीटी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से रिपोर्ट मांगी गई थी। अब इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि बीते 8 साल में यमुना में प्रदूषण 2 गुना हुआ है। गौरतलब है कि उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में 14 जनवरी को कमेटी पहली ही बैठक हुई थी। बैठक के दौरान दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जानकारी दी है कि पल्ला इलाके से यमुना हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है। ये जगह पर साल 2014 से लेकर आज तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर मात्र 2 mg प्रति लीटर बना हुआ है। लेकिन ओखला बैराज के उस हिस्से पर जहां से यमुना दिल्ली को छोड़कर यूपी की तरफ बढ़ती है, उस जगह पर बीओडी लेवल बढ़कर 56 mg प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि 8 साल पहले ये 32 mg प्रति लीटर था। जानकारी के अनुसार बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बताया जाता है। जल निकाय में मौजूद सूक्ष्म जीवियों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को डिकम्पोज करने के लिए पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बीओडी का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम ठीक माना जाता है। उपराज्यपाल के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और जल बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सहदरा ड्रेन और नफजगढ़ ड्रेन यमुना में होने वाले प्रदूषण की मुख्य वजह मानी जा रही है। इसके अलावा 35 में से सिर्फ 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही तय मानकों के हिसाब से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दोपहरिया वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। इस मार्ग मोटर बाइक चलाने वालों के अब चालान कटने शुरू हो गए हैं। दरअसल गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दोपहिया वाहनों के चालाने काटने शुरू कर दिए हैं। नियम के उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस ने पहले लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक किया था कि वो मेरठ एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल लेकर ना जाएं। कोहरे के कारण हाईवे पर दुर्घटना का डर रहता है। पुलिस ने पहले से लोगों को जागरूक किया, लेकिन अब चालान कटना शुरू कर दिया गया है क्योंकि लोग अब भी मेरठ एक्सप्रेस वे पर बाइक लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने पिछले 15 दिन के अंदर 2500 से ज्यादा दोपहिया वाहनों के चालान काटे हैं। अभी भी ये कार्यवाही जारी रखी गई है। इस हाईवे के 8 एग्जिट पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौजूद है, जो एग्जिट पॉइंट से बाहर निकलते ही दोपहिया वाहनों के चालान काट रहे हैं। बता दें कि इस एक्सप्रेस वे पर केवल दोपहिया वाहनों के ही संचालन की इजाजत है, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे पर और तेज रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं और ऐसे में दोपहिया वाहनों के हादसे में शिकार होने के खतरा अधिक रहते हैं। डीसीपी ट्रैफिक आरएन कुशवाहा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस आरडब्ल्यूए की मदद से हाईवे पर बने कॉलेजों और सीआईटीजी में भी लोग जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अपील कर रहे हैं कि जानकारी मिलने पर लोग अपने रिश्तेदारों से भी ये कहें कि मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर दोपहिया वाहन लेकर ना चले। डीसीपी ने बताया कि 20,000 रुपए चालान काटा जा रहा है। अब 2500 से भी अधिक चालान काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस ये कदम उठा रही है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।